नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीबी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। आज इस बुलेटिन में बात होगी कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की चर्चाओं की, राहुल गांधी के बीजेपी पर निशाने की, बात करेंगे बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार होते चुनाव आयोग की, किसानों के आंदोलन की, जानेंगे जातीय जनगणना को लेकर क्या है झारखंड सरकार की रणनीति, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी की गारंटी पर उठे सवालों की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चंडीगढ़ के नए मेयर मनोज सोनकर जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। सोमवार को मेयर चुनाव मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। चुनाव पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं सीजेआई। बीजेपी के राष्ट्रीय महाअधिवेशन में बड़ा फैसला, अध्यक्ष पद खाली होने पर चुनाव की नहीं होगी जरूरत। पार्टी का संसदीय बोर्ड कर सकेगा अध्यक्ष की नियुक्ति। अजीत पवार को मिली बड़ी राहत, नागालैंड विधानसभा स्पीकर ने एनसीपी के सभी 7 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका को किया खारिज। अजीत गुट में शामिल हो गए थे नागालैंड के एनसीपी विधायक। तीसरा टेस्ट जीतकर भारत ने सीरीज में इंग्लैंड पर बनाई 2-1 की बढ़त। इंग्लैंड को 434 रनों से दी मात। इंग्लैंड की दूसरी पारी 122 पर हुई ऑल आउट। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चा चल रही है। उनके बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने के दावे हो रहे हैं, लेकिन इन अटकलों के बीच बीजेपी के अंदर भी कमलनाथ का विरोध तेज हो गया है। तो क्यों बीजेपी में शुरू हुआ कमलनाथ का विरोध, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में ऐसा कौन सा पद है जो कमलनाथ को नहीं मिला? कमलनाथ की ऐसी कौन सी मांग थी जिसे कांग्रेस ने पूरा नहीं किया? 15 साल तक केंद्र में मंत्री बनाए रखा, 6 साल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। सोनिया गांधी ने कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, 9 बार सांसद बनाया, 2 बार विधायक रहे। कांग्रेस की एमपी में सरकार बनी तो सीएम भी बनाया गया। इसके बावजूद कमलनाथ अब कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। हाईकमान ने उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश भी की है, लेकिन अब कमलनाथ जो कुछ मांग रहे हैं वो कांग्रेस के लिए देना संभव नहीं दिख रहा है और उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं चल रही है। वैसे दावा ये भी किया जा रहा है कि कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन उनके बेटे नकुलनाथ जरूर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि कमलनाथ की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। साथ ही दिग्विजय ने ये भी कहा कि कमलनाथ पर ईडी, आईटी और सीबीआई का दबाव है। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर कमलनाथ पाला नहीं बदलेंगे तो उन पर भी ईडी की छापेमारी हो सकती है। कमलनाथ को भी केंद्र की एजेंसियों के जरिए बीजेपी गिरफ्तार करा सकती है और इसी दबाव के चलते वो पाला बदलने की तैयारी में है। दूसरी ओर कमलनाथ के पाला बदलने की खबर से ही बीजेपी में बगावत के हालात बन गए हैं। बीजेपी में कमलनाथ का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने साफ कह दिया है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, पार्टी उन्हें नहीं लेगी। कमलनाथ पर 1984 के सांप्रदायिक टकराव का आरोप है और सिख समाज कमलनाथ को कभी भी माफ नहीं करेगा। साफ है कि कमलनाथ अगर बीजेपी में जाते हैं तो वहां उनके सामने तमाम मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। क्या कमलनाथ केंद्र के दबाव में है? वैसे इस सवाल का जवाब कमलनाथ ही देंगे, लेकिन देश के खराब हालात को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना है। राहुल गांधी ने प्रयागराज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया। और क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 36वां दिन है, तो वहीं यूपी में यात्रा का आज 3रा दिन है। प्रयागराज के आनंद भवन से राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की। खुली जीप में राहुल गांधी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और जनता का भारी समर्थन प्रयागराज में राहुल गांधी को मिला। लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर राहुल गांधी के पास आए। राहुल गांधी ने कटरा में लक्ष्मी टॉकीज चौराहे पर प्रतियोगी छात्र अंकित को अपने गाड़ी के ऊपर बुलाकर उससे बातचीत की और उसकी समस्या सुनी। दरअसल यूपीपीएससी ROARO परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण छात्र 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था, जहां लक्ष्मी टॉकीज चौराहे पर राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे भी कहा कि ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73% लोग हैं ही नहीं। बीजेपी चाहती है कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ, आप अपना हक मांगो। उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़काया जा रहा है। वहीं राहुल ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। अब देखना होगा कि राहुल के इस हमले पर बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है।
राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ विपक्ष मोदी सरकार के बाद सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर उठा रहा है तो वो है ईवीएम। विपक्ष ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग कर रहा है और अब चुनाव आयोग ने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हर तरफ सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार में लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों ने सरकार को बड़ा झटका दे दिया है और ऐसे में क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी? इसी बीच चुनाव आयोग के बयान ने मामले में सरगर्मी बढ़ा दी है। बीते दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार हिल सी गई है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में चुनाव आयोग का मत जाहिर करते हुए राजीव कुमार ने ईवीएम पर सवाल पूछे जाने पर कहा, फैसला आने दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो अदालत के निर्देश के मुताबिक बदलाव किए जाएंगे। उनके इस बयान से एक बात तो तय है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को स्वीकृति मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही विपक्ष की मांग पर और ईवीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाले आरोपों पर कार्रवाई हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार खतरे में आ जाएगी। इस बार 400 पार का नारा फेल हो जाएगा और इसीलिए मोदी सरकार की घबराहट बढ़ती जा रही है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में चुनाव आयोग को पारदर्शिता के पक्ष में बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग के इस बयान ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर ईवीएम तक मोदी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तो अब कैसे बचाएगी मोदी सरकार काले धन को सफेद करने वाले उन उद्योगपतियों को या फिर आगामी लोकसभा चुनाव में अपने वोट बैंक को, ये देखने वाली बात है। चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार है अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश देता है तो। दूसरी तरफ किसान भी आंदोलन को समाप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले सरकार उनकी मांगों को मान ले और अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो किसान दिल्ली कूच के अपने फैसले पर अड़े रहेंगे। आज किसानों के आंदोलन में क्या हुआ खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन के छठे दिन भी किसानों का संघर्ष जारी है। पंजाब हरियाणा से लगता हुआ शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर निशान साहिब लगाते हुए कहा कि ये शांति का प्रतीक है और किसानों के मन से सभी किसानों को निशान साहिब से पीछे रहने को कहा गया है ताकि प्रशासन को आंसू गैस के गोले न छोड़ने पड़े। कहा गया है कि जब हमारे नेता कहेंगे तो ही हम दिल्ली कूच करेंगे। आपको बता दें, किसान संगठनों के नेताओं की सरकार से 3 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बैठक बेनतीजा रही। किसानों को सिर्फ निराशा हाथ लगी। किसानों ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र सरकार के साथ होने वाली मीटिंग को लेकर कोई हल नहीं निकलता है तो हम दिल्ली कूच करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और खाप प्रतिनिधियों की महापंचायत हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि हरियाणा के सभी संगठन एक मंच पर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे, यानी किसानों का काफिला बढ़ने वाला है। यहाँ निहंग भी जमा होने लगे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि 22 फरवरी तक पंजाब के सभी टोल फ्री रखे जाएंगे। इसके अलावा 20, 21 और 22 फरवरी को प्रदेश के सभी बड़े भाजपा नेताओं के घरों के सामने धरना देने की घोषणा की गई है। किसानों के बढ़ते प्रदर्शन को देख मोदी सरकार भी टेंशन में आ गई है। अब मीटिंग में कोई हल निकलता है या नहीं, सरकार किसानों को किए वादे पूरे करेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। किसानों का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मोदी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना का मुद्दा भी बीजेपी की परेशानी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और अब झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या कहा है चंपाई ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तभी से जातीय जनगणना की तैयारी चल रही थी। अब हेमंत सोरेन की सोच की तरफ मौजूदा चंपाई सोरेन की सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए कार्मिक विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के आदेश भी दे दिए गए हैं, जिसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले राज्य सरकार प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। राज्य सरकार द्वारा जातीय जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद झारखंड बिहार के बाद देश का दूसरा राज्य बन जाएगा जहां जातीय जनगणना कराई जाएगी। इस संबंध में सरकार से पहले किए गए सवाल में ये तो स्पष्ट था कि वह जनगणना के पक्ष में है, लेकिन तब यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि वह जातीय जनगणना कब कराएगी। आपको बता दें कि बीते शनिवार को प्रदेश के कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को जातीय जनगणना की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था और पिछड़ों का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने की मांग की थी। इसी के चलते सीएम ने इसके लिए कार्मिक विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा।
अब देखना ये होगा कि झारखंड की चंपाई सरकार अगर लोकसभा चुनाव के पहले जातीय जनगणना कराती है तो इससे बीजेपी के लिए कैसे परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। झारखंड में जातीय जनगणना की तैयारी है तो बिहार में नए चुनाव की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं और इसके संकेत जेडीयू के नेताओं की तरफ से ही मिल रहे हैं। तो क्या है जेडीयू का प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन सरकार कब तक चलेगी इस पर सवाल बने हुए हैं। जिस तरह से विधानसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एनडीए के आधा दर्जन विधायक वोटिंग से दूर रहे, उससे जेडीयू की चिंता बढ़ी हुई है और अब संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की तैयारी कर ली है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होते ही नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं और इसके संकेत जेडीयू नेताओं के बयानों से मिलने लगे हैं। जेडीयू नेता और नीतीश कुमार के करीबी संजय झा ने कहा कि जेडीयू लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करती है और पार्टी एक देश एक चुनाव के साथ भी है। संजय झा ने संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनावों के साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के लिए अपने 45 विधायकों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। जीतन राम मांझी पहले ही नीतीश पर दबाव बनाए हुए हैं। पार्टी में 1 दर्जन से ज्यादा विधायक नाराज हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के समय जेडीयू के कई विधायक पाला भी बदल सकते हैं और इस सिचुएशन से बचने के लिए नीतीश कुमार जल्द ही चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के समर्थन पर टिकी हुई है। ऐसे में बीजेपी के समर्थन के बिना विधानसभा भंग होना मुश्किल है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी की गारंटी पर उठे सवालों की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पीएम मोदी की गारंटी का खूब बखान करते हुए नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की सीढ़ियां बीजेपी मोदी की गारंटी के नाम पर चढ़ना चाहती है, लेकिन अब कांग्रेस ने मोदी सरकार की गारंटी की पोल खोलकर रख दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मोदी सरकार पर लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा कि क्या लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की? क्या विदेशों में जमा काला धन वापस लाया गया? क्या किसी को अच्छे दिन का एहसास हुआ? मंगलौर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में सिद्धारमैया ने कहा कि हमारी सरकार ने देश को विकास का कर्नाटक मॉडल दिया है। कांग्रेस ने जिस गारंटी शब्द को प्रचलित किया, उस गारंटी शब्द का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पिछले 8 महीनों में 5 गारंटी पूरी की है। जिस दिन से हमने शपथ ली उसी दिन से हमने अपने वादे पूरे करने शुरू कर दिए। हमारी पहली गारंटी से महिलाओं ने मुफ्त में बस में यात्रा की। इसी तरह अन्नभाग्य, गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी योजनाओं में करोड़ों महिलाओं को हर महीने गारंटी का लाभ मिल रहा है। अब आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने 7 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार हमें ना तो टैक्स का हिस्सा दे रही है और न ही आर्थिक मदद। इस प्रदर्शन को चलो दिल्ली नाम दिया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि हम 100 रुपए केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, लेकिन हमें 12-13 रुपए ही वापस मिल रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा था कि हमें अपना हक चाहिए। जो नीतियां गुजरात के लिए बनाई जा रही हैं, हमारे लिए भी वही होनी चाहिए। कर्नाटक के अलावा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना की भी सरकार केंद्र सरकार पर फंड्स के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा चुकी है। तो आज इस बुलेटिन में मैम यहाँ से आ जाओ। मैम यहाँ से आ जाओ। आ जाओ। कृति मैम प्लीज वेट। मैम वेट मैम। बाय बाय। मैम इधर देखिए मैम। कृति जी यहाँ सामने देखो ना। कृति जी मैडम भोजपुर मैम साथ में ये जगह दो ये जाने दो। आइए क्या कर रहा है दोनों साथ में। मैम एक स्टेप पीछे जाना। मैम एक स्टेप पीछे जाना। मैम एक स्टेप पीछे। अरे भाई परफेक्ट। मैम क्या पीछे ना सनन सिस्टर। अरे पीछे ना अरबाज। कीर्ति जी नहीं मिला मैम। कीर्ति जी आपका छोड़ो। सेंटर सर सेंटर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।